समस्त प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरपी सिंह स्टडी पॉइंट में। मैं आज चर्चा कर रहा हूँ भूकंप पर। इसका आधा भाग पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, शेष बचा हुआ भाग की मैं चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा सबसे पहले भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगें, उनका स्वभाव क्या है, उनके प्रभाव क्या है, उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। हमें जानना है आखिर वो कौन सी तरंग है जो द्रव, ठोस और गैस से गुजर जाती है। सबसे पहले बात करेंगे हम पी तरंग, पी वेव्स। इसे हम प्राइमरी वेव्स अर्थात प्राथमिक तरंग भी कह सकते हैं, तरंग कहते हैं। प्राथमिक तरंग कहने की वजह है कि ये सबसे पहले क्या होती है, इसकी उत्पत्ति होती है। ये बात याद रखेंगे। उसके बाद इसकी दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता ये है, ये पहली बात हो गई, और दूसरी बात ये है कि इसका जो स्वभाव है वो ध्वनि तरंगों की भांति है। देख रहे हैं आप, ध्वनि तरंगों की तरह ये गमन करती है। नंबर 3, ये तरंग ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों से गुजरती है। तीनों से गुजरती है। एक बात ये देखी हमने। चौथी बात देखें, संपूर्ण पृथ्वी के आर पार, अक्रॉस द अर्थ, पूरी पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचती है, आर पार चलती है। उसके बाद अगली बात ये देखें यहाँ पर कि इसकी जो तीव्रता है, इसकी जो गति है, गति सर्वाधिक है। अर्थात मैं ऐसे कहूँ कि ये एस वेव से, जो एस वेव्स हैं, इनसे 60% तेज चलती है। ये देखिए आप। दूसरी बात, जब ये पृथ्वी के अंदर चलती है, तो इसकी गति में अंतर आता है। इसकी गति इस बात का सूचक है कि पृथ्वी के अंदर ये भिन्न भिन्न माध्यम से को गुजरती है। ये जो माध्यम है, उन माध्यम का जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, वो भिन्न भिन्न है। इसीलिए इसकी गति भी भिन्न भिन्न हो जाती है। और ये पी तरंग इस बात का सूचक बन जाती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना प्याज की भांति है। ये तरंग नंबर 6, ये तरंग अपनी भिन्न भिन्न गति के कारण ये साबित करती है क्या, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? प्याज की भांति है। प्याज की भांति है, ये याद रखेंगे। उसके बाद तो इस तरह से इस पी वेव को हम चित्र के साथ देख लेते हैं। ये भूकंप का उद्गम केंद्र है। यहाँ से पी वेव की उत्पत्ति होती है और ये पृथ्वी के अंदर होती हुई, कोर से होती हुई और पृथ्वी के दूसरे सिरे पर जाकर के निकल जाती है। इस तरह से
पी वेव को आप देख रहे हैं, ये संपूर्ण पृथ्वी से होकर के गुजर रही है। अब देखते हैं एस वेव को देखते हैं। एस वेव को आप यहाँ देख रहे हैं, ये एस वेव पृथ्वी की करोड़ से अर्थात कोर से होकर के नहीं गुजर रही है, ये करोड़ से बच के निकल रही है, या करोड़ में आने का प्रयास किया है और समाप्त हो गई है। तो आइए देखते हैं हम एस वेव, इसका स्वभाव की बात करेंगे, इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो एस वेव्स, इसे हम सेकेंडरी भी कह सकते हैं, सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक वेव्स, द्वितीयक तरंगे। ये देखिए आप, इसका जो नेचर है वो अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं हम इसे। अर्थात ये प्रकाश की भांति, प्रकाश या जल तरंगों की भांति गमन करती है। ये देखिए आप। अगली बात देखें, ये तरंग केवल किससे, केवल ठोस से गुजरती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तरंग द्रव तथा गैस इनसे नहीं गुजरती। ये बात भी याद रखेंगे, इससे नहीं गुजरती, इससे नहीं गुजरती, ये केवल किससे गुजरती है, ठोस से गुजरती है। अगला पॉइंट देखिए, पृथ्वी के अंदर 2900 किलोमीटर तक गमन करती है। उसके पश्चात क्या हो जाती है, ये लुप्त हो जाती है। तो एक बार सोचकर देखिए, आप ये चित्र में देख रहे हैं कि ये जो जगह है, यहाँ से यहाँ तक की जो बात करें तो ये 2900 किलोमीटर तक है। इसके बाद ये अंदर नहीं जा रही। इसका मतलब अंदर का भाग द्रव या गैस कोई एक हो सकता है, इसलिए ये क्या हो गई, लुप्त हो गई। तो ये कहा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना तरल है। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल या सबूत या उसे सिद्ध करने वाला कोई स्रोत है तो एस तरंग है। ये प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का सबसे अच्छा स्रोत कौन है, वो एस तरंग है। इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे एल वेव की। चलिए देखते हैं एल वेव्स देखते हैं। इन्हें हम लॉन्ग पीरियड वेव कह सकते हैं। लॉन्ग पीरियड वेव्स हैं ये। इन्हें हम धरातलीय तरंगे कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कहाँ चलती हैं, ये धरातल पर चलती हैं। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कि ये एल वेव दीर्घ तरंगे हैं, अर्थात इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये बड़ा आयाम बनाती हैं। ये देखें आप। दूसरी बात, ये तरंगे अपने स्वभाव के कारण सर्वाधिक
विनाशकारी हो जाती हैं, विनाशकारी हो जाती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर यदि हमें भूकंप का एहसास होता है तो एहसास कराने वाली तरंग कौन सी है? एल है। यदि मैं ये कहूँ कि जन की और धन की जो हानि हो रही है, क्षति हो रही है, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? एल तरंग है। ये देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो इस तरह से हम इन 3 तरंगों को देख चुके हैं। एक समग्र अवलोकन करते हैं। आइए देखते हैं P, S और L। यहाँ पर जो P और S वेव है, ये इन्हें हम बोलेंगे ये आंतरिक तरंगे हैं, चूँकि ये पृथ्वी के अंदर चलती हैं, इसलिए हमने इन्हें आंतरिक तरंग बोला है। और एल वेव को हमने बाह्य तरंग बोला है, बाह्य तरंग। उसकी वजह क्या है? ये धरातल पर, कहाँ पर? सरफेस पर, सतह पर, जहां हम रह रहे हैं सतह पर चलती है, इसलिए हमने इसे बाह्य तरंग बोला। उसके बाद अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले P और S वेव की उत्पत्ति होती है, उसके बाद L वेव की उत्पत्ति होती है। ये दोनों वेव की बात करें तो ये तीव्र गति से चलती हैं, ये मंद गति से चलती है। इन दोनों में भी बात करें तो ये सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है, सर्वाधिक तीव्र गति से। ये देखें, उसके बाद फिर ये चलती है। अगर मैं ये कहूँ कि हमें एहसास किसका होता है, तो हमें एल का एहसास होता है, इसे हम फील करते हैं। लेकिन इन दोनों को फील नहीं करते। उसकी वजह यह है कि इनकी आवृत्ति बहुत तीव्र होती है, जिसका हम एहसास नहीं कर पाते। लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ जानवर, जंगली जानवर हो सकते हैं, घरेलू जानवर हो सकते हैं, वो इस चीज़ का एहसास करते हैं और उनकी दैनिक गतिविधियों में कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं, जिसे शायद हम अपनी कहीं ना कहीं उस चीज़ को जज नहीं कर पाते और हम समझ नहीं पाते। जबकि घरेलू या जंगली जानवर ये संकेत दे रहे होते हैं कि पृथ्वी पर कोई नई घटना घटित होने वाली है। नंबर 1, मोहरोविकिक असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी। और नंबर 2 देखेंगे हम गुटेनबर्ग असंबद्धता। यहाँ पर 2 डिसकंटिन्यूटी की हम चर्चा करेंगे। यूँ तो और भी डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है ये, इसलिए इनकी चर्चा करते हैं। तो एक मोहरोविकिक है ये, इन्होंने देखा कि वेव यहाँ से चली और यहाँ से चलने के बाद इसकी चाल में वेव क्रस्ट से चली और इस तरह से यहाँ क्या आ गया? अंतर आ गया। उन्होंने देखा कि वेव की यहाँ चाल कुछ और है और यहाँ चाल कुछ और है, अर्थात जो तरंग है उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसकी संरचना और इसकी संरचना में कोई संबंध नहीं है, अर्थात इनकी बनावट अलग अलग है, इसलिए ये अलग एक परत हो गई और ये एक अलग परत हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, असंबद्धता कहते हैं। और इसका पता किसने लगाया? इसका पता लगाया मोहरोविकिक ने। क्या उन्होंने कहा कि क्रस्ट और मेंटल, ये दोनों को देखें तो ये क्या है? असंबद्धता है, इनमें डिसकंटिन्यूटी है, अर्थात इन दोनों में कोई तालमेल नहीं है, अर्थात इनका नेचर अलग अलग है, इनका स्वभाव अलग अलग है। इसे बोला हमने मोहरोविकिक असंबद्धता। एक बात पूरी हो गई। तो ये किस किस के बीच हो गई? ये भूपर्पटी तथा मेंटल, इन दोनों के बीच क्या पाई गई?
मोरोविकिक असंबद्धता, क्वेश्चन पूछा गया, आंसर बन गया। अब हम देखते हैं दूसरी गुटेनबर्ग असंबद्धता। इन्होंने ये पता लगाया कि मेंटल में कुछ और स्पीड है, यहाँ कुछ और स्पीड है। स्पीड अलग अलग होने का मतलब है कि माध्यम का स्वभाव अलग अलग है। इसलिए मेंटल का स्वभाव और कोर का स्वभाव, इन दोनों का स्वभाव अलग अलग है। अर्थात इसकी संरचना से कोई संबंध नहीं है। ये अलग संरचना है, ये अलग संरचना है, इसका मतलब ये अलग परत है, ये अलग परत है। इसलिए इसे क्या बोला गया? असंबद्धता। पता किसने लगाया? गुटेनबर्ग ने। तो नाम क्या दे दिया गया? गुटेनबर्ग असंबद्धता। किस किस के बीच है? मेंटल तथा कोर, इन दोनों के मध्य यह असंबद्धता है, इसलिए इसे हमने बोला गुटेनबर्ग असंबद्धता। ये बात पूरी हो जाती है। आगे चलते हैं। अब हम भूकंप का क्षेत्रीय वितरण देखेंगे और वहाँ भूकंप की उत्पत्ति के कारण भी देखेंगे। आइए देखते हैं। नंबर 1, परिप्रशांत मेखला, इसे पढ़ेंगे। नंबर 2, मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसे देखेंगे। नंबर 3, भारत में भूकंप का क्षेत्रीय वितरण। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो खास चीज़ें हैं उनकी चर्चा करेंगे, अर्थात परिप्रशांत मेखला की बात करेंगे, मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात करेंगे और भारत में भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं इसकी बात करेंगे। जहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं उन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये देखेंगे परिप्रशांत मेखला ये क्या है और यहाँ भूकंप क्यों आते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए परिप्रशांत मेखला की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार पुनः इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि प्रशांत महासागर के दोनों तरफ हम इन महाद्वीपों को बना लेते हैं। थोड़ा सा ये केवल चित्र बना करके हम ये शो कर देते हैं, प्रतीक मात्र है चित्र। ये हम बात कर लेते हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका, इसे बोलेंगे उत्तरी अमेरिका, और ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये है एशिया, और ये है प्रशांत महासागर। तो यहाँ देखिए प्रशांत महासागर अपने में एक प्लेट है जिसे हम प्रशांत प्लेट कहते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया ये अपने में अलग प्लेट है। तो यहाँ पर महासागरीय प्लेट स्थलीय प्लेट के अंदर मर्ज कर रही है, अर्थात छेपित हो रही है। देख रहे हैं आप। और जब इस तरह से ये प्रोसेस आप देखें तो इसे यहाँ रोक देते हैं, क्योंकि ये मन में कन्फ्यूजन की जगह देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ज्वालामुखी नहीं है और भूकंप की संभावनाएं भी इस तरीके से कम है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम महासागरीय प्लेट एशिया महाद्वीप के अंदर छेपित हो रही है। तो इस तरह से जब प्लेट इस तरह से छेपित हो, कैसे? ऐसे प्लेट थी, आमने सामने थी, ये दो प्लेट आमने सामने थी, और जब एक प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट छेपित हो जाती है, इसे कहते हैं छेपण, इसे कहते हैं मर्ज होना। तो इस तरह से जब ये अंदर चली जाएगी तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर मेल्ट हो जाएगी, अर्थात पिघल जाएगी। और पिघल करके मैंने बताया था कि इसके साथ पानी भी आ जाता है, और पानी से इस भाप बढ़ेगी, और भाप ऊपरी मुख प्रेशर क्रिएट करेगी, दबाव उत्पन्न करेगी।
तो इसे तोड़ करके ज्वालामुखी की उत्पत्ति होगी। प्लस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाइब्रेशन होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कंपन उत्पन्न होगा और यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होगा। तो इसका भी अगला पड़ाव क्या होगा, कंपन होगा। तो इस तरह से जब दो प्लेटें मर्ज करती हैं तो मर्ज करने पर दो तरह से कंपन उत्पन्न होता है। एक तरफ जब ज्वालामुखी उत्पत्ति होगी, विस्फोट होगा तो कंपन उत्पन्न होगा। जब दोनों प्लेटें आपस में लड़ रही होंगी तब भी क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति हम कहाँ देख रहे हैं, प्रशांत महासागर के चारों ओर देख रहे हैं। अर्थात क्या बोलते हैं इसे, परिप्रशांत मेखला में ये स्थिति देख रहे हैं हम, मेखला में ये दशा देख रहे हैं। इसलिए दुनिया में सर्वाधिक भूकंप कहीं आते हैं, ये कहूँ कि दो तिहाई भूकंप कहाँ आते हैं, परिप्रशांत मेखला में। अर्थात दुनिया के सर्वाधिक भूकंप कहाँ आ रहे हैं, परिप्रशांत मेखला में आ रहे हैं। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर देखिए कि जापान भी इसी पेटी में आता है, और जब ये सब कुछ हो रहा हो तो जापान सर्वाधिक भूकंप वाला देश होगा ही। तो इसलिए जापान को सर्वाधिक भूकंप ग्रसित देश कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं, वो देश है जापान। आगे चलते हैं, आइए देखते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ये देखते हैं। तो नंबर 2, मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहाँ पर अगर हम एक प्रतीकात्मक चित्र बना करके अध्ययन करें तो पता लगेगा कि यहाँ पर ये यूरोप है और ये अफ्रीका है, और इसी से लगा हुआ यहाँ पर ये देखिए, ये है एशिया। अब बात करते हैं ये पेटी कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है और यहाँ कारण क्या है। तो देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी जो कारण है दो प्लेटों का अभिसरण, ये मुख्य है। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं, कुछ विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि कुछ जगह पर क्या हो रहा है, रूपांतरण भ्रंश की उत्पत्ति होती है और उससे भी क्या होता है, भूकंपों की उत्पत्ति होती है। तो आइए पहले देख लेते हैं। पहले मैं क्षेत्र बता दूं आपको और उसके बाद बात करूंगा कारण की किस तरीके से यहाँ भूकंप आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये अफ्रीकी प्लेट उत्तर की ओर गमन कर रही है, संभवतः ये प्लेट दक्षिण की ओर गमन कर रही है, या ये प्लेट स्थिर है। जब ये दोनों प्लेट आपस में मिलेंगी, अभिसरण करेंगी, तो ये एरिया भूमध्य सागर का है और इसके ठीक ऊपर यहाँ आपको पर्वतीय श्रृंखलाएं देखने मिलेंगी जो बलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और ये दोनों के टकराने से इनका निर्माण हुआ है और आज भी इन दोनों प्लेटों का टकराव जारी है और यही वजह है कि यहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है। अर्थात दो प्लेटों के अभिसरण से इस एरिया में ये देख रहे हैं आप, ये हिमालय का एरिया और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से होते हुए इंडोनेशिया मलेशिया तक, ये हिंद महासागर तक इसका विस्तार है। भूमध्य सागर से लेकर के रेड सी अर्थात लाल सागर, हिमालय का क्षेत्र, हिंद महासागर कुछ क्षेत्र और इंडोनेशिया मलेशिया तक इसका क्षेत्र पाया जाता है। किसका? मध्य महाद्वीपीय पेटी का।
बीच में कौन है, ये भूमध्य सागर है। तो यहाँ पर दो प्लेटों के अभिसरण से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ये बात हो जाती है मध्य महाद्वीप पेटी की। क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत किस श्रृंखला में आता है या किस पेटी में आता है, तो भारत भी किस में आ रहा है, मध्य महाद्वीपीय पेटी में। देख रहे हैं आप, यहीं पर हिमालय क्षेत्र में भूकंप आ रहे हैं, वो इस पेटी में हम गिनते हैं इसे। तो इस तरह से ये हो गई मध्य महाद्वीपीय पेटी। आगे चलते हैं, नंबर 3 देखेंगे, मध्य अटलांटिक महासागर। यहां भी कुछ भूकंप उत्पन्न होते हैं। यहां पर ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है और ये अफ्रीका है, ये देखिए। और बीच में यहाँ पर आपको देखने मिलेगा एक कटक है, यहाँ पर ये कटक है। ये कटक ज्वालामुखी से उद्गार हुआ और लावा के जमने से बना है। इसे नाम दे रखा है हमने मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं इसे, मध्य अटलांटिक कटक। इसमें क्या हो रहा है, ये प्लेट इधर की तरफ और ये प्लेट इधर की तरफ, देख रहे हैं आप। अर्थात यहाँ पर आपको दो प्लेटों का अपसरण मिलेगा। अपसरण कैसे हो रहा है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, और बीच में स्पेस मिल रहा है। तो यहाँ से ये मैग्मा यहाँ से निकल करके और क्या कर रहा है, एक कटक का निर्माण कर रहा है, देख रहे हैं, ये कटक बन जाता है, जिसे हमने दुनिया की सबसे लंबी ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी बोला है, या पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रेणी बोला है। उसके बाद देखिए, कुछ विश्लेषकों का ये भी मानना है कि यहाँ पर कुछ रूपांतरण भ्रंश द्वारा भी क्या होता है, भूकंप की यहाँ पर उत्पत्ति होती है। इस तरह से ये हमने तीसरा क्षेत्र देखा। और अब बात करते हैं भारत की। मैं तथ्यात्मक जानकारी एक वीडियो के तहत दूंगा, जिसमें ज्वालामुखी के और भूकंप के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हुए आपको वीडियो दूंगा। बहुत छोटे छोटे तथ्यों के साथ उनका विश्लेषण करते हुए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाते हुए ऐसी वीडियो का निर्माण करूंगा, जो जल्दी ही आपके सामने होगी। फिलहाल मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो बहुत मोटी मोटी खास बातों की बात कर रहा हूँ कि भारत में भूकंप कहाँ आते हैं और कौन सा क्षेत्र में बहुत कम आते हैं या ना आने की संभावनाएं हैं। आप देखें, यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला क्षेत्र, ये हिमालय है, ये हिमालय है। और हिमालय में तो हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं भारत में भूकंप का वितरण। देखिए, तो ये हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, और यहाँ भी दो प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, दो प्लेटों का यहाँ पर भी अभिसरण हो रहा है। ये जो प्लेट है, ये लॉरेशियन प्लेट है, ये लॉरेशियन प्लेट है, और ये वाली प्लेट गोंडवाना प्लेट है। ये दोनों प्लेटें, इनकी स्थिति ये है, ये देखिए, ये है, और यहाँ पर कौन है, हिमालय है। ये इस तरह से आज भी ये प्रोसेस, आज भी ये प्रक्रिया जारी है, आज भी लगातार इसमें ये मर्ज हो रही है। अर्थात गोंडवाना प्लेट लॉरेशियन प्लेट में लगातार छेपित हो रही है, लगातार घर्षण उत्पन्न हो रहा है, कंपन उत्पन्न हो रहा है, और भूकंप की उत्पत्ति की आवृत्ति बार बार देखने के लिए हमें मिलती है।
तो देखें यहाँ पर, तो ये हिमालय क्षेत्र है और इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है ये, या ये कहिए कि सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? सर्वाधिक भूकंप हिमालय में आते हैं। कहाँ आते हैं? हिमालय में आते हैं। उसके बाद ये जो एरिया है, कौन सा वाला? ये, इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला एरिया, ये भारत का महान मैदान है, महान मैदान है ये, और ये सेकंड नंबर पर हम इसे काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पर इसे काउंट किया हमने। अब रह जाती है बात किसकी? पठार की। ये पठार है और पठार पर इसे भूकंप नगण्य क्षेत्र कहते हैं, अर्थात यहाँ पर भूकंप ना आने की संभावनाएं हैं, और कभी पीछे एक भूकंप हल्के फुल्के झटके एहसास किए गए, वो भी इतिहास में एक बार। इसलिए पठार रिजिड होते हैं, पठार स्थिरता लिए होते हैं, इसलिए इस पठार में ऐसे कहूँ कि भारत में सबसे कम भूकंप ग्रसित क्षेत्र कोई है तो वो कौन है? पठार। सबसे कम संभावनाएं कहाँ है? पठार पर। ये याद रखेंगे। तो इस तरह से ये बात हो जाती है भारत में भूकंप का क्षेत्रीय वितरण।